भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने, उनकी कैबिनेट के तमामों सदस्यों ने नेशनल हेराल्ड को एक ऐसा हवा बना के प्रस्तुत किया है जिसके बारे में आज बात करना जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष को, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को आप सवाल जवाब के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आखिर केस क्या है? अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका बड़ा एक सरल उत्तर है। जिन लोगों को इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का एक अटूट अंग होता है स्थानांतरण ये स्थानांतरण होना होता है, जी चलना होता है, मतलब एक कदम चलना होता है। जहाँ रुपये का स्थानांतरण न हुआ और न हो सकता है तो वो बड़ी अजीबोगरीब मनी लॉन्ड्रिंग है। अब क्यों नहीं हो सकता? आपने मान लीजिए कि सब रुपया आके बैठ गया यंग इंडिया बनाई एक ट्रस्ट कंपनी। मैं ट्रस्ट कंपनी का शब्द नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी एक्ट में एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत ये कंपनियां किसी को न मुआवजा दे सकती हैं, किसी को फायदा दे सकती हैं, किसी को परक्विजिट सैलरी इनाम कुछ नहीं दे सकती। उनके अंतर्गत कौन सी ऐसी कंपनी बनाई, इतनी बड़ी रूपता से बनाई हमने कि उसमें से एक पैसा बाहर नहीं जा सकता। और उसका हमारा इरादा बदनाम इरादा, हमारा द्वेष वाला इरादा था कि उसे बात उतर के नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक पैसा इधर से उधर हुआ नहीं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल हुआ नहीं और कानून के अंतर्गत हो नहीं सकता और दिखाया नहीं, ये दिखाया नहीं आज तक किसी ने। ये आरोप ही नहीं दिखाना, पूरी बात है, आरोप ही नहीं कि यंग इंडिया से कौन सा रुपया माननीय मिसेस गांधी, माननीय राहुल गांधी, माननीय किसी और को गया कि नहीं, ये आरोप ही नहीं। उनका कहना एक दूसरा है जो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मुद्दा तो अपने आप में यही फ्लैट गिर जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। एक और मिथ्या फैलाई जाती है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी ने आके एजेएल को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया, एजेएल के सारे एसेट्स यंग इंडिया के हो गए, अब एजेएल का अस्तित्व ही नहीं रहा, जो झूठ है। लेकिन किस तरह से आप आपने सही कहा कि जो अस्तित्व नहीं रहा, यही वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई कंपनी, और इस केस में एजेएल के 95 या 90% शेयर्स यंग इंडिया के पास हैं, ये तो विवादित ही नहीं, तो 20 साल से मालूम है, लिखा हुआ है। अगर मैं एक कंपनी आपके 100% शेयर होल्ड करता हूँ, आप एक कंपनी बी, और कंपनी बी के पास ये संपत्ति है, अचल संपत्ति, मूलभूत संपत्ति, तो ये 50 साल पुराना काम है कि कंपनी ए यद्यपि शेयर होल्ड करती है, उसका कोई मालिकाना हक, उसका कोई भी प्रभाव, कंट्रोल कंपनी बी के किसी भी अचल संपत्ति पे या किसी भी एसेट पे नहीं होता। ये बच्चा गजदर में 1955 में 70 साल पहले, 60 साल पहले निश्चित हुआ। अभी 2012 में वोडाफोन नामक एक केस में निश्चित हुआ। अब दूसरी बात, ये यद्यपि मैं आपके शेयर होल्ड करता हूँ 90% में, आपका एंटिटी, आपका आइडेंटिटी, आपका हस्ताक्षर एक अलग है, मेरा अलग है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, जो भी मालिकाना हक है एजेएल, उसका सब रुपया एजेएल पर, रुपया तो केवल जाता नहीं। ये और चौथा अंतिम जी, अगर कभी भी एजेएल देगी कुछ रुपया यंग इंडिया को, जो नहीं देने की आवश्यकता है कभी कोई ऐसा, तो वो रुपया भी यंग इंडिया में रहेगा, वो बाहर दे नहीं सकती, न डिविडेंड दे सकती है। ये दो चीजें बहुत आपने साफ तौर से बोली कि अगर कभी एजेएल पैसा देता भी है यंग इंडिया को, तो वो उसके शेयर होल्डर्स को, उसके लोगों को नहीं मिल सकता है। ये क्लैरिटी जरूरी है। और एक आपने और भी उससे जरूरी बात कही जब आपने कहा कि यंग इंडिया जो है वो मालिकाना हक नहीं रखती है, इट्स अ शेयर होल्डर। एक बहुत मिथ्या बताई जाती है कि एजेएल के शेयर होल्डर्स के साथ धोखा हो गया। एजेएल के शेयर होल्डर्स, जहां तक मेरी जानकारी है, एजेएल के शेयर होल्डर्स जितने थे वो आज भी हैं। यंग इंडिया का भी जो स्वरूप है वो एक शेयर होल्डर के रूप में है। Am I right? बिल्कुल 100%। उस वक्त जब ये हुआ तो ये ध्यान दिया गया, और गोरा जी ने ये कहा भी है, लिखा भी है कि हमने सूची देखी। आप जानते हैं हर कंपनी के शेयर होल्डर्स की सूची होती है, वो सूची आपकी पॉकेट में नहीं होती, वो आरओसी के साथ फाइल होती है। उस सूची के अनुसार एक नोटिस दिया गया उन सब शेयर होल्डर्स को, वो सब वहाँ प्रस्तुत हुए या उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो जितनी भी ऋण था एजेएल का, उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। अब जब ऋण को आप इक्विटी में बदलते हैं, बहुत
आम चीज होती है, हर कंपनी करती है, हजारों ने किया, टाटा बिरला सबने किया है। जी हाँ। तो निश्चित रूप से जो उसका मूल्य होता है, उस मूल्य के अनुसार यंग इंडिया 40% शेयर होल्डर, 5% जो पुराने शेयर होल्डर वैसे के वैसे हैं। न मैंने आपको गिराया शेयर होल्डर की सूची से, न मैंने हटाया, न मैंने आपका कोई हस्ताक्षर मिटाया। अब वो लोग सब वैसे के वैसे। सबसे महत्वपूर्ण, किसी ने कोई याचिका फाइल नहीं की, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि भाई आप कौन होते कहने की, जब मेरे शेयर तो मेरा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ और कोई कह रहा है। तो ये सब तो राजनीतिक चीज़ है। एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है पूछना, वो ये है, और आई थिंक क्योंकि आप कांग्रेस की विचारधारा में यकीन करते हैं, आप कांग्रेस में आस्था रखते हैं, एक अजीब सा सवाल पूछा जाता है, और नेशनल हेराल्ड का एक इतिहास है, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लोगों ने स्थापित किया था, क्योंकि भारतीयों का पर्सपेक्टिव, उनकी आवाज़ आज़ादी के दौरान इसी अखबार से उठ रही थी। एक अजीब सा सवाल पूछा जाता है, आखिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी थी एजेएल को लोन देने की? इसके लिए इतिहास समझना, और जो आम चीज़ होती है जिसको आज तक किसी ने गलत नहीं समझा, और सिर्फ एक सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का फायदा उठा के सरकार ने आज बहुत बड़ा इशू बना दिया, वो जानना आवश्यक है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। आप जानते हैं कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड करीब 70 साल की, 60 साल की हमारी एक पूरा सकारात्मक एक प्रयत्न रहा है, एक सिंबल है। अब सीवी सब जानते हैं कि ऐसे अखबार वाणिज्य के आधार पर कोई मुआवजा नहीं कमा, कॉमर्शियल न बन सकते हैं, न हो सकते किसी भी, मेरे हो, बीजेपी के हो, आरएसएस के, किसी के। इसलिए 10 विचारधारा के लिए बनाए जाते हैं, और इनका उद्देश्य भी नहीं होता। उस जमाने में और भी कम था। जी हाँ। अब करीब 60 साल के ऊपर अलग अलग समय पे वहाँ पे वेतन, बोनस, ग्रेचुटी, कई बार नहीं, ऐसे नहीं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं आएगी तो कौन आएगा? बीजेपी आगे देगी समर्थन ऐसे बात। तो एडहॉक बेसिस पे चेक द्वारा अलग अलग समय पे 30, 40, 50 साल में कभी इतना करोड़, कभी इतना करोड़ देंगे। वेतन का भुगतान किया गया, बोनस का भुगतान किया गया, ग्रेचुटी का, वो पूरा बन के 80-90 करोड़ हो गया अभी हाल में 2010 या 5। उसके बाद निर्णय किया कि अब इसको पूरी तरह से मॉडर्न, आधुनिक बनाना चाहिए। इसका एक प्रगतिशील, एफिशिएंट, जिस तरह से कंपनीज रन करती है वैसे रन करना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें आवश्यक है। एक तो इतना बड़ा जो ग्रिड है, इसको हटाना चाहिए। जी हाँ। अब ग्रिड हटाने के लिए एक और कंपनी बनाई गई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, बोनाफिडेज दिखाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। उस कंपनी में जो ऋण था 80-90 करोड़ का, उसके मूल्य के बराबर शेयर इशू हो गए। इससे बैलेंस शीट एजेएल की साफ हो गई, कम से कम ऋण हट गया। ऋण हटा, शेयर मिले यंग इंडिया को। यंग इंडिया को जो शेयर मिले, उसके बाद यंग इंडिया निश्चित रूप से उसकी शेयर होल्डर थी, लेकिन जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलती है। और फिर प्रयत्न किया जा रहा था कि नई प्रेस आए, नए एडिटर भी लाए गए थे बीच में। इस सब के दौरान कांग्रेस ने समर्थन किया, और कांग्रेस ही देगी ये असाइनमेंट यंग इंडिया को, और कौन देगा? कांग्रेस ही समर्थन करेगी। और कांग्रेस से संबंधित होने के कारण, सिर्फ इसलिए बार बार कहता हूँ, सिर्फ इसलिए वो अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपना नाम ऐड किया, वो राहुल गांधी जी वगैरह वगैरह, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता नहीं तो कौन बनेंगे उसको? बिल्कुल। और वो बने, उनको संबंध के लिए आप आज बुला रहे हैं। तो एक बार मैं तो बुलाते हैं सुप्रिया जी, आप किससे बुला रहे हैं? आज ये 10, 7, 8 साल से ये सब सार्वजनिक रूप से सब सामने है, दस्तावेज सब सामने है, कोर्ट में है, तो आप पूछताछ किसमें करेंगे? ये पूछेंगे कि एक आगे हमारे पास 7 साल से आप आइए हमारे पास बैठी 6 घंटे, उनको 55 घंटे बिठाया। ये सिर्फ राजनीतिक अभिमान और ऊंचापन और छिछलापन दिखाने का। बिल्कुल। और एक चीज मैं दर्शकों को आपके माध्यम से जरूर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सत्य में यकीन रखते हैं, जानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को इससे कोई इनकम नहीं मिली, तो आप उसको इनकम टैक्स में नहीं दिखा सकते, और इसीलिए जो दूसरा विवाद है, अंत में मैं दूसरा विवाद जो है उसमें इनकम टैक्स ने ये दिखा कि मिली जी, उन्होंने डीम्ड इनकम लगाई है। जी हाँ। और हम मानते हैं कैसे हो सकती है आपको मिलनी, हम मान के चलेंगे कि आपको मिलती है और आपके हाथ में टैक्स, वो भी अभी सर्विस है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उसको ऐसे समझना कि ब्रह्म वाक्य गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी मिथ्याएं हैं यंग इंडिया, एजेएल, नेशनल हेराल्ड को लेकर, और आशा है कुछ मिथ्याओं को आज हम आपके सामने ठीक से ध्वस्त कर पाए होंगे, और आगे की जो मिथ्या और जो दुष्प्रचार मोदी सरकार करेगी, जरूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको एड्रेस करने का, उसको ध्वस्त करने का काम हम करेंगे।